हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने न्यूट्रिशन साइंस की थ्योरी समाप्त कर ली है। अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जिसमें हम पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। जो भी आपके छूट गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि उन सारे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित कर लें जो आपके छूट गए हैं। और आपको मैं आज ही बता दे रही हूँ कि हम न्यूट्रिशन साइंस की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये 2 से 3 दिन और करेंगे। उसके बाद 1 दिन आपका होम मैनेजमेंट का पूरा टेस्ट होगा, मतलब उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उसके अगले दिन ही हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, कंप्लीट एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रैक्टिस किया जाएगा। तो आप उसका रिवीजन करते रहिए उन दोनों का भी, क्योंकि वो कंप्लीट हो गए हैं। और अगर अभी तक आपने एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं कवर की है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। प्लेलिस्ट में आपको एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट दोनों मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हम जल्द ही करने वाले हैं। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, नहीं तो अगर नई-नई चीज़ें रहेंगी, नहीं पढ़े रहेंगे तो समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर अपनी क्लासेस ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। जो हमारी टेक्सटाइल की क्लासेस होनी हैं, वो मंडे से होंगी। नेक्स्ट मंडे से हम टेक्सटाइल की जो थ्योरी है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसे हम कैलोरी कहते हैं? क्या उसे हम ऊर्जा कहते हैं? क्या उसे हम पोषण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि शारीरिक कार्य करने के लिए जो आवश्यक शक्ति की हमें आवश्यकता होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं, ठीक? और मैंने जब एनर्जी का चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनर्जी और बीएमआर ये दोनों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों को आप साथ में ही पढ़िएगा, ठीक? चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को कब और कहाँ विकसित किया गया? क्या 1800 में कैलिफोर्निया में, या 1810 में निकोलस एपर्ड में, या फिर 1840 सिडनी में, या फिर 1860 एम्स्टर्डम में? तो आपको पता है कहाँ पर? अगर चीज़ें नहीं पता हैं तो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की जो प्रक्रिया है वो 1810 में निकोलस एपर्ड में किया गया था, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीडीएस में शामिल हैं। आईसीडीएस इसका इसका फुल फॉर्म आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि हमने आईसीडीएस के बारे में पढ़ा है। कहाँ पर? एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर क्लास देख सकते हैं। आईसीडीएस में शामिल किया गया है किसको? 18 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को, या फिर 14 साल तक के बच्चों को। तो जो आईसीडीएस में बच्चों को शामिल किया गया है, वो किया गया है 6 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। कहाँ पर? तो आईसीडीएस में, ठीक? और आईसीडीएस का फुल फॉर्म आप सभी मुझे कमेंट करके बता देंगे। मुझे लगता है आपको पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे कई बार इसकी स्थापना पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो ये आपके लिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पोषण अभियान या समग्र पोषण कब और कहाँ शुरू किया गया? पोषण अभियान या समग्र पोषण कब और कहाँ शुरू किया गया? 2018 कानपुर उत्तर प्रदेश में, 2019 हरिद्वार उत्तराखंड में, 2018 झुंझुनू राजस्थान में, 2019 इंदौर मध्य प्रदेश में।
तो आपको पता है ये जो पोषण अभियान है इसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो पोषण अभियान की शुरुआत 2018 में झुंझुनू राजस्थान में हुई थी। कहाँ पर? झुंझुनू राजस्थान। कब? 2018। ये अभियान है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको हो सके तो नोट कर लीजिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश ये किया कीजिए कि आप अपने साथ में एक पेन और नोटबुक लेकर ज़रूर बैठा कीजिए। अगर आप नई चीज़ों को नहीं नोट कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको ये काउंट कर लेना है कि हमने जो 50 क्वेश्चन हुआ है उसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। सिर्फ़ इसमें ही नहीं, जब भी हमारा प्रैक्टिस सेशन होता है तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठें और लास्ट में मुझे काउंट करके बताएँगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से रक्त का कौन-सा घटक नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता है? क्या वो ग्लूकोज़ होता है? क्या वो प्लाज़्मा प्रोटीन होता है? क्या वो यूरिया होता है? क्या वो आयन्स होते हैं? तो आपने हाल-फिलहाल में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था। नेफ्रॉन किसमें? गुर्दे में पढ़ा था आपने। तो जब हमने गुर्दे की बीमारी डिस्कस की थी तब वहाँ पर आपने किसका नाम सुना था? नेफ्रॉन का नाम सुना था। तो निम्न में से रक्त का कौन-सा घटक नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता है? तो ये जो प्लाज़्मा प्रोटीन होता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज़्मा प्रोटीन क्या करता है? प्लाज़्मा प्रोटीन नेफ्रॉन में प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आँख में शरीर के कुल विटामिन ए का कितना प्रतिशत होता है? आँख में शरीर के कुल विटामिन का विटामिन ए का कितना प्रतिशत होता है? क्या 0.1% होता है, 0.01% होता है या 1% होता है या फिर 0.11% होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01% होता है। ठीक? जो नई चीज़ें मिल रही हैं उनको नोट करते चलिएगा। अगला है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? प्रोटीन की खोज किसने की थी? क्या डी.एफ. टर्न ने की थी? डुबोइस ने की थी? मुल्डर ने की थी या फिर हॉपकिंस ने की थी? तो मुझे लगता है ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि प्रोटीन की खोज किसने की थी। तो प्रोटीन की खोज करने वाले कौन थे? मुल्डर थे। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में कितने प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल होता है? क्या 12% होता है? क्या 14% होता है? 18% होता है या फिर 5% होता है? तो आपको पता है कि मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? तो वो 14% पाई जाती है। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में बीएमआर कितने प्रतिशत बढ़ जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि बीएमआर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएमआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बीएमआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ में आपको बीएमआर के भी जब मैंने आपको बीएमआर पढ़ाया था तो लास्ट में कुछ आपको पॉइंट लिखवाए थे मैंने और मैंने आपसे ये भी बोला था कि इन्हें रट जाइएगा, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गर्भावस्था के तीसरे तिमाही, तो आपको अभी हमने चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो गर्भावस्था होती है उसकी 3 तिमाही होती है। एक मतलब संपूर्ण गर्भावस्था को हम 3 तिमाही में बाँटते हैं। प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही और तीसरी तिमाही जो होती है, ये होती है। तो आपको बताना है कि जो तीसरी तिमाही होती है, तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत जो बीएमआर होता है वो बढ़ता है? क्या 15% बढ़ता है? क्या 18% बढ़ता है? 12% बढ़ता है या फिर 10% बढ़ता है? तो गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में जो बीएमआर बढ़ने की दर होती है वो 12% होती है। कितनी होती है? तो 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है?
क्या छोटी आंत में होता है, क्या बड़ी आंत में होता है, या फिर जेजुनम में होता है, या पेट में होता है? तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कैलोरीमीट्री का आविष्कार किसने किया था? कैलोरीमीट्री क्या होती है? इसको आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कैलोरीमीट्री का आविष्कार मतलब कि कैलोरीमीट्री का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? किसके मापन में किया जाता है? तो कैलोरीमीटर का आविष्कार किसने किया था? क्या अटवाटन ने किया था? क्या लेवाइजर ने किया था? क्या वोइस ने किया था? या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं किया था? तो आपको पता है अभी हाल-फिलहाल में आपने कैलोरीमीट्री के बारे में पढ़ा था। तो कैलोरीमीट्री का आविष्कार किसने किया था? अटवाटर ने किया था। किसने किया था? अटवाटर ने कैलोरीमीट्री का आविष्कार किया था। और आपको पता है ये कैलोरीमेट्री कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक? कौन-कौन सी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक? इससे रिलेटेड कल हमने काफ़ी क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन-सा लवण रक्त का थक्का जमाने में सहयोगी होता है? क्या मैग्नीशियम होता है? क्या कैल्शियम होता है? क्या पोटेशियम होता है? क्या वो लोहा होता है, लौह होता है? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, वो कौन करता है? तो वो कैल्शियम करता है। और अगर विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के से आप कैल्शियम ध्यान रखिए, के से आपका हो जाएगा विटामिन के। तो क्लॉटिंग का काम कौन करता है? विटामिन के करते हैं। और यहाँ पर आपसे अगर कैल्शियम पूछा जा रहा है तो खनिज लवण में आपका आ जाता है कैल्शियम, ठीक? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सहयोग करता है? तो कैल्शियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर, ये ज्वार नहीं है ज्वर है। तो ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर होती है क्या? बढ़ती है, घटती है, धीरे-धीरे घटती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ज्वर के प्रभाव में श्वसन दर क्या होगा? क्या बढ़ेगी, क्या घटेगी, या धीरे-धीरे घटेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो ज्वर के प्रभाव में जो श्वसन दर होती है वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ग्लूकागॉन किस अंग से स्रावित होता है? ग्लूकागॉन किस अंग से स्रावित होता है? क्या अग्नाशय से होता है? क्या पित्त की थैली से होता है? क्या किडनी से होता है, या फिर लीवर से होता है? तो आपको पता है ग्लूकागॉन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है कहलाता है। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है क्या कहलाता है? क्या आहार पोषण कहलाता है? क्या नैदानिक पोषण कहलाता है, या पोषणात्मक उपचार कहलाता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि जो पोषण के विशिष्ट क्षेत्र है, जो बीमारी के समय में पोषण से संबंधित होता है, उसे हम नैदानिक पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसे हम नैदानिक पोषण बोलते हैं। जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मछली में किसकी मात्रा अधिक होती है? क्या ओमेगा 3 की मात्रा अधिक होती है, ओमेगा 6, ओमेगा 9, या फिर ओमेगा 12? तो मछली में किसकी मात्रा अधिक होगी? मछली में ओमेगा 3 की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि खाद्य मानकों के कितने स्तर हैं? अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो इसको नोट कीजिएगा, इससे आगे अभी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो खाद्य मानकों के कितने स्तर हैं? क्या 8 स्तर हैं, 6 स्तर हैं, 5 स्तर हैं, या फिर 4 स्तर हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि खाद्य मानकों के कितने स्तर हैं, तो वो आपके 4 स्तर हैं। अब वो 4 स्तर कौन-कौन से हैं आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य मानक के 4 स्तरों में शामिल नहीं है। हमने इससे पहले अभी देखा कि जो खाद्य मानक है उसके कितने स्तर हैं?
तो 4 स्तर हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि वो जो 4 स्तर हैं, उनमें से इसमें कौन-सा नहीं है? 3 तो हैं आपके। अब चौथा अगर आपको चारों पता होगा तो आप राइट आंसर बता देंगे। लेकिन यहाँ पर है आपका समूह मानक, कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो आपको पता है ये जो खाद्य मानक है इसके 4 स्तर हैं, हमने पहले ही देखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक हाँ, ये है। क्षेत्रीय मानक हाँ, ये भी है। कंपनी मानक हाँ, ये भी है। लेकिन ये जो समूह मानक है, ये नहीं शामिल है। तो आप बताइए कि जो चौथा है कौन-सा है? 3 तो हमने देख लिया, कंपनी, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो हमारा अगला है, वो है राष्ट्रीय। क्या है? राष्ट्रीय। तो यहाँ पर आप चारों को नोट कर लीजिएगा, कौन-कौन से हैं? खाद्य मानक के 4 स्तर, तो कंपनी मानक है, क्षेत्रीय मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है और राष्ट्रीय मानक हैं। यही 4 हैं आपके खाद्य मानक। ये आपके जो बाज़ार में कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी खाद्य पदार्थ आता है, तो ये प्रमाणित करते हैं कि हाँ, हमारे ये जो ग्राहक ले रहे हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके खाने योग्य है या फिर नहीं है। तो जो भी प्रोडक्ट बाज़ार में आता है, तो उस पर आप देखेंगे कोई न कोई चिन्ह लगा होता है। जैसे कहीं पर जो है आप देखेंगे फसाई लिखा रहता है, कहीं पर जो है आपको मिलेगा एग मार्क लगा होता है, कहीं पर क्या होता है तो जो आईएसआई का चिन्ह लगा होता है। काफ़ी जो हर एक खाद्य पदार्थ जो भी आते हैं ना, तो वहाँ पर कोई न कोई मार्क लगे होते हैं। तो ये प्रमाणित करते हैं कि जो भोजन हम भोज्य पदार्थ व्यक्ति खरीद रहा है, उपभोक्ता ले रहा है, तो वो इसको ले सकता है, तो वो इसको नुकसान नहीं करेगा। आपने देखा था जो भोज्य पदार्थ हैं, उनमें कितनी मिलावट की जाती है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस पहले ही की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। इनमें से कौन-सा सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? क्या विटामिन और खनिज लवण है? क्या प्रोटीन एवं खनिज लवण हैं? क्या प्रोटीन और वसा हैं? क्या कार्बोज और वसा हैं? तो आपको पता है कि जो हमारे 5 पोषक तत्व होते हैं, उनमें से 3 होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और 2 होते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जिसे हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। और इन्हीं में हमने आपको बताया था जो आपको एनर्जी देते हैं और जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आपको माइक्रो कौन है और माइक्रो कौन है, ये भी हमने आपको बताया था। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन होते हैं? जो आपको एनर्जी देते हैं और माइक्रो कौन होते हैं? तो जो आपकी सुरक्षा करते हैं। तो इसमें से सुरक्षात्मक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका विटामिन एवं खनिज लवण। ये जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाकी प्रोटीन है, तो ये एनर्जी देने का कार्य करता है। प्रोटीन और वसा ये भी एनर्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वसा ये भी आपको एनर्जी देते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार विज्ञान को कहा जाता है? आहार विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या इसे पथ्यापथ्य कहा जाता है? अपचय कहा जाता है? चयापचय कहा जाता है? भोजन शास्त्र कहा जाता है? तो आपको पता है ये आपका पीवाईक्यू है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे पथ्यापथ्य बोला जाता है। आहार विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आहार विज्ञान को हम पथ्यापथ्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किसने और कब किया था? आपको पता है कि हम विटामिन को 2 रूपों में पढ़ते हैं। जैसे आपका जो विटामिन है उसके कितने रूपों में पढ़ते हैं? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं और दूसरा आपका फैट होता है, फैट सोल्यूबल होता है। मतलब कि जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील का मतलब वो वसा में घुलनशील है, ठीक? तो जल में जो घुलनशील हैं और जो वसा में घुलनशील हैं, इनका वर्गीकरण किसने किया था और कब किया था? क्या 1930 में मैकॉलम ने किया था?
या 1900 में ल्यूवेनहॉक ने किया था, या 1915 में मैकालम ने किया था, या फिर 1940 में ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो आपको पता है कि ये जो विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, वो 1915 में मैकालम के द्वारा किया गया था। इसे नोट कीजिएगा, और जो है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वसा को धुएं की स्थिति तक गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म करने पर वसा ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एक अन्य हानिकारक पदार्थ बनता है। वो पदार्थ क्या होता है? क्या वो एल्डिहाइड होता है? क्या वो पाइसीकरण होता है? क्या वो अल्कोहल अणु होता है, या फिर वो एक्रिलिक होता है? तो इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आपने देखा होगा जो वसा है, वसा हुआ या तेल हुआ, हम तेल आपने देखा होगा नॉर्मली कभी-कभी आप जब सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं, और आप हो सकता है भूलकर कोई और कार्य करने लगते हैं, तो तेल से धुआँ निकलने लगता है। तो तेल को हमें इस स्थिति तक नहीं आने देना चाहिए कि उसमें से धुआँ निकलने लगे। जब वो धुआँ निकलने लगता है, तो धुआँ निकलने पर उसमें क्या होता है, तो उसमें जो वसा होता है वो ग्लिसरॉल और वसा अम्लों में परिवर्तित हो जाता है, जिससे एक हानिकारक पदार्थ निकलता है। इससे हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्रिलिक कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पानी के साथ फेंटने पर वसा अति सूक्ष्म कणों के रूप में द्रव पर तैरने लगती है, यह कहलाती है। जब आप वसा को पानी के साथ फेंटते हैं, तो ये क्या होता है? द्रव पर तैरने लगता है। जो इसके सूक्ष्म कण होते हैं पानी पर तैरने लगते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? क्या ये हाइड्रोफोबिक क्रिया कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है, पायसीकरण कहलाती है, या फिर द्रवीकरण कहलाती है? तो आपने पायसीकरण के बारे में सुना है, आपने साबुनीकरण के बारे में भी सुना है। तो हमने बताया था कि पानी और तेल को जो मिक्स करके हम फेंटते हैं उनको, या फिर वसा और पानी को हम फेंटते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? वही आपका कहलाता है पायसीकरण। तो ये जो प्रक्रिया की जा रही है, ये क्रिया हो रही है, ये क्या हो जाती है? ये होती है पायसीकरण क्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड वाला पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए व विटामिन डी को नापा जाता है, किसमें नापा जाता है? क्या इसे अंतरराष्ट्रीय इकाई में मापा जाता है, माइक्रोग्राम में मापा जाता है, मिलीग्राम में नापा जाता है, या फिर सभी? तो जब आप आरडीए पढ़ेंगे, अभी हमने आरडीए डिस्कस नहीं किया है, उसकी हम किसी दिन अलग क्लास लेंगे और आरडीए को पढ़ेंगे। आपको पता है कि ये आरडीए चार्ट है, उस चार्ट को हमें याद करना है, ठीक? तो आपको बताना है कि जो विटामिन ए और विटामिन डी है, इसकी मात्रा किसमें नापी जाती है? आपने देखा होगा कोई किलो कैलोरी में मापा जाता है, कोई मिलीग्राम में होता है, कोई माइक्रोग्राम में होता है। वैसे ही ये जो विटामिन ए है और डी है, इसको किसमें नापा जाता है? तो इसको नापा जाता है अंतरराष्ट्रीय इकाई, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक? ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो विटामिन ए है और जो विटामिन डी है, इसको कैसे नापा जाता है? तो इसको आईयू में नापा जाता है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था की स्थिति में बीएमआर पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सामान्य बीएमआर रहता है? बीएमआर कम हो जाता है? बीएमआर शून्य हो जाता है? या फिर बीएमआर में वृद्धि हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान जो बीएमआर होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बीएमआर बढ़ जाता है। ये पॉइंट डायरेक्ट मैंने वहाँ पर आपको नोट करवाया था जब हमने बीएमआर का चैप्टर डिस्कस किया था। मतलब जब एनर्जी हमने पढ़ी थी, तो साथ में ही हमने बीएमआर को भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, दूध के बाद किसको पूर्ण आहार कहा जाता है या कहा गया है? तो आपको पता है दूध को हम क्या कहते हैं? दूध को पूर्ण आहार कहते हैं। लेकिन अब दूध के बाद और किसे पूर्ण आहार कहा जा सकता है? क्या अंडे को कहेंगे? क्या अनाज को कहेंगे? फलों को कहेंगे, या फिर हरी सब्जी को कहेंगे? तो दूध के बाद जो पूर्ण आहार कहा गया है, वो कहा गया है अंडे को।
किसको? अंडे को कहा गया है। ये आपका PYQ है, ध्यान रखिएगा। माल्टोज क्या है? माल्टोज क्या है? क्या ये जटिल कार्बोज पदार्थ है? दूध में पाए जाने वाली शर्करा है? गन्ने या चुकंदर की शर्करा है? या फिर अंकुरित अनाजों की शर्करा है? तो माल्टोज क्या होता है? माल्टोज जो होता है वो होता है अंकुरित अनाजों की शर्करा, जिसे हम जौ की शर्करा या फिर मांड की भी शर्करा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम जौ की शर्करा भी बोलते हैं माल्टोज को। जब हमने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज इन सब के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया भी था कि यहाँ से अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सबसे उत्तम गुण वाली कॉफ़ी क्या है? उत्तम गुण वाली कॉफ़ी कौन-सी है? क्या कॉफ़ी रोबस्टा है, कॉफ़ी लिब्रिका है, कॉफ़ी रेस्टिरिका है या फिर कॉफ़ी अरेबिका है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, जो अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी होती है, वो कौन-सी होती है? तो अगर आपने कॉफ़ी की क्लास ली है, जब हमने पेय पदार्थ डिस्कस किया था तो पहले ही दिन डिस्कस किया था कि ये जो कॉफ़ी होती हैं, चाय होती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कॉफ़ी हो गए, चाय हो गए और कोको, ये कैसे पदार्थ हैं? क्या ये आपको नशीले पेय पदार्थ हैं? क्या ये जो है आपको स्फूर्ति देने वाले पदार्थ हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि ये जो कोको है, चाय है, कॉफ़ी है, ये कैसे पदार्थ हैं, ठीक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा कॉफ़ी अरेबिका। जो कॉफ़ी अरेबिका है, ये सबसे उत्तम गुणवत्ता का कॉफ़ी होता है और सबसे ज़्यादा पसंद भी किसे किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पसंद भी इसी कॉफ़ी अरेबिका को ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस की अवस्था में कार्बोज का कौन-सा रूप नहीं देना चाहिए? एथेरोस्क्लेरोसिस ये किससे संबंधित रोग है? तो आपको पता है ये हृदय से संबंधित रोग होता है। हमने इसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि जो हृदय की बीमारी होती है, ऐसी अवस्था में कार्बोज का कौन-सा रूप नहीं देना चाहिए? क्या ग्लाइकोजन नहीं देना चाहिए? क्या सुक्रोज नहीं देना चाहिए? क्या पेक्टिन नहीं देना चाहिए? या फिर आपको माल्टोज नहीं देना चाहिए? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये माल्टोज क्या है? माल्टोज आपका डाई फॉर्म होता है। कार्बोज के 3 हमने देखे थे 3 रूप, कौन-सा? मोनो, डाई, पॉली। और हमने आपको बताया था कि जो आपके हृदय के, चाहे वो मधुमेह के रोगी हों, चाहे वो हृदय के रोगी हों, उनको हमें जो कार्बोहाइड्रेट देना है वो किस फॉर्म वाला देना है? तो उन्हें हमें पॉली रूप ही देना है। तो आप इसमें से ये बताएँगे कि आप इसमें से क्या नहीं दे सकते हैं? क्या उसे ग्लाइकोजन नहीं दे सकते हैं? तो ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉली रूप होता है। माल्टोज क्या होता है? डाई रूप होता है। और ये जो होता है पेक्टिन, आपको पता है 5, ये हमने पेक्टिन जो पढ़ा था, ये आपका जो पॉलीसैकेराइड होता है वो 5 प्रकार था। डाई 3 था, मोनो 3 था, लेकिन जो पॉली था उसको हमने 5 प्रकार का पढ़ा था। तो आपका पेक्टिन भी हम इसको दे सकते हैं। लेकिन सुक्रोज का मतलब समझ रहे हैं? सुक्रोज का मतलब हो गया शर्करा, जो गन्ने की शर्करा थी। और गन्ने की शर्करा मतलब ये जो हम चीनी घर में उपयोग करते हैं, यही आपका सुक्रोज होता है। किससे बनता है? गन्ने से बनता है, तो जो चीनी खाते हैं वो सुक्रोज होता है। तो ये हमें किसे नहीं देना है? तो ये हमें जो हृदय के मरीज़ होते हैं उनको नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा, मतलब उसे हमें शर्करा नहीं देनी है। शर्करा मतलब जो हम अपने घरों में चीनी का उपयोग करते हैं, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। मतलब अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है
तो वो मूत्र के साथ बाहर निकलने लगती है। यह किसका लक्षण है? क्या ये मधुमेह का लक्षण है? क्या ये टाइफाइड का लक्षण है? क्या ये हिस्टीरिया का लक्षण है या फिर यह पेचिस का लक्षण है? अगर आपने क्लास ली है, थ्योरी की क्लास ली है, तो आपको इसका आंसर पता होगा। हमने पढ़ा था जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके 3 लक्षणों के बारे में पढ़ा था। क्या? एक पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और क्या पढ़ा था? एक हमारा था पॉलीयूरिया। तो ये तीनों किसके लक्षण थे? तो ये लक्षण थे मधुमेह के और हमने आपको बताया था जो मधुमेह होता है इसे हम चीनिया पेशाब के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि चीनिया पेशाब किस रोग का नाम है या हम किस रोग को अन्य रोग को चीनिया पेशाब के नाम से जानते हैं। तो वो था आपका मधुमेह। तो अगर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है और वो मूत्र के साथ में बाहर निकलती है तो ये जो रोग होता है ये मधुमेह का होता है। ठीक, बाकी आप ध्यान रखेंगे पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ठीक, ये बहुत कॉमन सा लक्षण है, ये बहुत कॉमन सा लक्षण है, ये आपको बार बार पूछा जाता है और मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोविटामिन है। अब ये प्रोविटामिन क्या होता है? तो जो स्वयं के रूप में ना उपस्थित हों, जो वसा के रूप में मिश्रित हों, जो कार्बन का अवयव हो, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो। तो जो प्रोविटामिन होते हैं ना, जो अपने स्वयं के रूप में नहीं उपस्थित होते हैं, जो अपने स्वयं के रूप में नहीं उपस्थित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तो उन्हीं को हम प्रोविटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोविटामिन। जैसे जैसे आपका विटामिन ए होता है, विटामिन ए क्या है? प्रोविटामिन है। हम क्या लेते हैं? तो हम कैरोटीन लेते हैं, ठीक? कैरोटीनॉइड्स लेते हैं। जब आपने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। डी तो बहरहाल सूर्य के प्रकाश से ही ले लेते हैं। के हो गया, ई हो गया, जितने भी विटामिन होते हैं हम इनको डायरेक्ट भोज्य पदार्थ से ही ले लेते हैं। लेकिन जो विटामिन ए होता है ये आपका प्रोविटामिन होता है। हम इसे लेते किसी और के रूप में हैं। ये हमारे शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। तो यही आपका कहलाता है प्रोविटामिन। क्या होता है? तो प्रोविटामिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो स्वयं के रूप में उपस्थित ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रोविटामिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आपका इसी से रिलेटेड है कि ट्रिप्टोफैन का नियासिन में परिवर्तन उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो क्या ये एंटी विटामिन का उदाहरण है, एंटीऑक्सीडेंट है या एंटीजन है या फिर प्रोविटामिन है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ट्रिप्टोफैन का नियासिन में परिवर्तन, मतलब कि आपने पहले ट्रिप्टोफैन लिया और ट्रिप्टोफैन किस में परिवर्तित हो गया? तो ये नियासिन में परिवर्तित हो गया। मतलब जो नियासिन था ना वो अपने मूल रूप में नहीं था, नियासिन में नहीं था, वो किसी और रूप में था। तो जब हमने ट्रिप्टोफैन को ग्रहण किया तो वो किस में परिवर्तित हो गया? तो वो नियासिन में परिवर्तित हो गया। ये किसका उदाहरण था? तो अभी-अभी हमने पहले ही देखा कि प्रोविटामिन वे विटामिन होते हैं जो अपने मूल रूप में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में असुरक्षात्मक आहार हैं। इनमें से कौन-सा असुरक्षात्मक आहार है? तो क्या पनीर है, मछली है, ताजे फल का रस है या फिर शर्करा है? असुरक्षात्मक आहार मतलब जो हमें लेना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। तो आपको पता है कि हमें पनीर लेना चाहिए, मछली लेना चाहिए, ताजे फलों का रस लेना चाहिए, लेकिन शर्करा को हमें नहीं लेना चाहिए। ये किसी प्रकार से हमारी सुरक्षा नहीं करता है, तो हमें इसकी सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो ये आपके पनीर होते हैं, मछली हो गए, पनीर हो गए, ताजे फल हो गए, इनको सुरक्षित करना होता है, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। और आपका ये जो शर्करा है ये असुरक्षित होता है और हमें इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ये हमें भी सुरक्षित नहीं रखता है, तो हम इसे क्यों सुरक्षित रखें? सुरक्षित ये हमें रखते हैं तो हम भी इन्हीं को रखेंगे। अब ये हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं तो हम इनकी सुरक्षा क्यों करें? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि घी में मिलावट की जाती है। आपने क्वेश्चन ये चैप्टर पढ़ा था खाद्य पदार्थों में मिलावट। हमने आपको बताया था कि एक छोटी-सी लिस्ट दी थी, शायद से 10 या 15 थी, जिसमें और हमने आपको ये बोला था कि इसे पढ़ लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो घी में मिलावट की जाती है, किसकी की जाती है? क्या माड़ की जाती है? वानस्पतिक घी की जाती है या फिर माड़ व वानस्पतिक घी दोनों की जाती है या फिर सिर्फ़ इसमें माड़ मिलाया जाता है? तो आपको पता है जो घी होता है, घी में किसकी मिलावट करते हैं? तो जो घी में मिलावट होती है वो होती है माड़ और वानस्पतिक घी, दोनों की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लाल जामुनी रंग का पदार्थ प्रायः जामुन, काली गाजर आदि वनस्पतियों में पाया जाता है। अब इसका कारण क्या होता है? मतलब जो जामुन का रंग है वो काला है, गाजर काली गाजर होती है, तो ये रंग किसकी वजह से होता है? क्या वो कैरोटीन की वजह से होता है? क्या वो क्लोरोफिल की वजह से होता है? क्या वो फ्लेविन की वजह से होता है? या फिर एंथोसायनिन की वजह से होता है? तो ये जो जामुन का कलर है, गाजर का कलर है, ये जो जामुनी सा होता है, काली सी गाजर होती है, काली तो नहीं होती है, आपको पता है कैसी होती है? तो जामुनी सी होती है। तो ये जामुनी कलर होता क्यों है? आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है इसकी वज़ह से पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? तो हरी होती हैं। ये हमने बहुत पहले से पढ़ा है। तो वैसे ही जो जामुन होता है, जामुन हो गया, ये जो गाजर होती है इसका जो रंग होता है ना, ये होने की वज़ह जो होती है वो एंथोसायनिन होती है। क्या होती है? एंथोसायनिन की वज़ह से ये होता है। बाकी आपको पता है कि क्लोरोफिल से क्या होता है? क्लोरोफिल से जो खाद्य पदार्थ हरे होते हैं, तो वो किसमें पाया उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है? तो कैरोटीन पीले होने की वजह होती है। अगर कोई खाद्य पदार्थ पीला है तो उसमें क्या है? कैरोटीन पाया जाता है। अब बचा आपका फ्लेविन। तो फ्लेविन क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ आपके सफ़ेद होते हैं उसमें फ्लेविन पाया जाता है। तो एक साथ आप चारों को ध्यान रखिएगा कि जो कैरोटीन होता है ये पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लोरोफिल ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लोरोफिल हरे के लिए ज़िम्मेदार होता है और जो फ्लेविन होता है ये सफ़ेद रंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। बाकी आपने जामुनी के लिए देख ही लिया कि एंथोसायनिन होता है जो आपका ऑप्शन सही है, जो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पराठा, चिल्ला आदि किस पाक विधि से बनाया जाता है? अभी हमने हाल-फिलहाल में क्या पढ़ा था? पाक विधियों पर चर्चा किया था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इसके बारे में। अब आप मुझे बताइए कि ये जो पराठा बनाते हैं हम, जो चिल्ला बनाते हैं हम, ये किस पाक विधि से बनाते हैं? क्या बेकिंग मेथड से बनाते हैं? क्या ये ड्राई फ्राई होता है? क्या ये शैलो फ्राई होता है? या फिर ये डीप फ्राई होता है? तो जो आपने ये फ्राई विधि देखी थी, जो आपने शुष्क ताप विधि देखी थी, आपने देखा था क्या देखा था? कि ये जो फ्राई करने वाला होता है 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे? एक तो आपका होता है ड्राई फ्राई। ड्राई फ्राई जिसमें हमने देखा था कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें ना तो हम किसी वसा का प्रयोग करते हैं और ना ही पानी का प्रयोग करते हैं। पानी तो बहरहाल अलग ही हो गया क्योंकि हम फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई का मतलब ही हो गया कि हमें उसमें वसा डालना है। तो ड्राई फ्राई जिसमें हम घी का प्रयोग या तेल का प्रयोग किसी प्रकार के वसा का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही उसे भूनते हैं जिसमें अपनी खुद की वसा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमने देखा था मूँगफली हो गया, तिल हो गया, बादाम हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो ये सारी चीज़ें बनती हैं ड्राई फ्राई की जाती हैं। शैलो फ्राई जिसे हमने कहा था उथली विधि बोला था। तो शैलो फ्राई में क्या कर रहे थे हम? तो शैलो फ्राई में ये कर रहे हैं कि जो हमारा पैन है, जो हमारा बर्तन है, उसमें हम थोड़ा-सा तेल डाल रहे थे और उसी में उलट-पलट कर अपने खाद्य पदार्थ को पका रहे थे। जैसे जैसे हम चिल्ला और पराठा बनाते हैं। तो चिल्ला और पराठा हम किस विधि से बनाते हैं? तो वो बनाते हैं हम शैलो फ्राई से। डीप फ्राई क्या होता है? तो डीप फ्राई वो होता है जब हमारा तेल या वसा अधिक होता है, उसमें हम अपने भोज्य पदार्थ को डुबो कर पकाते हैं, तो वो आपका हो जाता है डीप फ्राई। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें से किसी को हम फ्रेंच फ्राई बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो किसे बोलते हैं? कमेंट करके आप मुझे बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा खनिज लवण है जो स्नायु तंत्र के क्रियाकलाप या ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है? क्या वो सोडियम है? क्या वो आयोडीन है? क्या वो कैल्शियम है? क्या वो कोबाल्ट है? तो आपको बताना क्या है कि इसमें से कौन-सा खनिज लवण ऐसा है जो स्नायु तंत्र के क्रियाकलाप या फिर ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक होता है। तो आपको पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम आपका ऐसा खनिज लवण होता है जो स्नायु तंत्र के क्रियाकलाप या फिर ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आजकल नैदानिक पोषण के क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? जो नैदानिक पोषण है, आजकल उसके क्षेत्र को क्या बोला जा रहा है? क्या उसे उपचारात्मक आहार बोला जा रहा है? क्या उसे रोगात्मक आहार बोला जा रहा है? या फिर उसे चिकित्सीय पोषण आहार बोला जा रहा है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जो नैदानिक पोषण आहार हैं, जो नैदानिक पोषण के क्षेत्र हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम चिकित्सीय पोषण आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकित्सीय पोषण आहार बोलते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आपका रिवीजन हो जाए। बस यही इतना मोटो रहता है कि जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपका जो पिछला आप भूल गए हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सारा आपको रिकॉल करवा दें बस। खाद्य पदार्थ संसाधन, निर्माण, विपणन, सुरक्षा आदि के लिए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कब लागू किया? खाद्य, आप यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अगर नहीं ध्यान रख पा रहे हैं तो क्या ध्यान रखेंगे कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम कब लागू किया गया? बस यही इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इतना लंबा चौड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कब लागू किया गया? 2010 में किया गया, 2006 में किया गया, 2015 में किया गया या फिर 1996 में किया गया। तो आपको पता है कि जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लागू किया गया था वो किया गया था 2006 में। और मैंने आपको कई जो है अधिनियम लिखवाए हैं, तो प्लीज़ आप उसे याद कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कहा गया है? उभरता क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, सतत क्षेत्र या फिर संकुचित क्षेत्र? तो इसको क्या बोला गया है? इसे बोला गया है उभरता क्षेत्र। किसे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है इसका भंडारण कहाँ पर होता है? क्या आँख में होता है? क्या त्वचा में होता है? यकृत में होता है या सभी में होता है? तो आपको पता है जो विटामिन ए होता है इसका भंडारण कहाँ होता है? इसका भंडारण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ पर? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किसका योगदान आहार चिकित्सा में सर्वाधिक है? क्या गृह स्वामी का है या डॉक्टर का है, परिचारिका का है या फिर डायटीशियन का है? तो जो आहार चिकित्सा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान किसका होगा? तो वो होगा डायटीशियन का। किसका? डायटीशियन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि अल्प पोषण का कारण है। अल्प पोषण का कारण क्या है? क्या अनियमित तथा अल्पमित भोजन मिलना है? क्या भोजन में मिलावट है? भोजन का अनुपयुक्तता है होना है या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि अल्प पोषण के कई कारण हैं। हमने अल्प पोषण के बारे में भी चर्चा किया है। तो ये जो अल्प पोषण है इसके कई कारण हैं। जैसे जैसे अनियमित तथा अल्पमित भोजन मिलना, मतलब एक तो समय से भोजन ना मिलना और दूसरा थोड़ी मात्रा में ही भोजन मिलना। दूसरा है भोज्य पदार्थों में मिलावट।
तो भोज्य पदार्थों में मिलावट भी क्या होता है? भोज्य पदार्थों में भी जो मिलावट होती है वो भी अल्प पोषण का कारण होता है और भोजन की अनुपयुक्तता मतलब कि भोजन की क्या है? अनुपयुक्तता है। तो ये सारे कारण क्या होते हैं? ये सारे कारण जो होते हैं ये अल्प पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, पोषण विज्ञान से हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है? जो पोषण विज्ञान है, ये आपका पीवाईक्यू है। तो पोषण विज्ञान से हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है? ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू ही मिलेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने हैं। तो इसमें पोषण विज्ञान में क्या होता है? तो पचे हुए पौष्टिक तत्वों की रक्त में अवशोषण क्रिया का ज्ञान होता है। प्रत्येक अवशोषित पोषक तत्व की शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपभोग की क्रिया का ज्ञान होता है। जीवित प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के पाचन की क्रिया का ज्ञान होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि पोषण विज्ञान से हमें किन प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है? तो ये सारी प्रक्रियाओं का हमें ज्ञान होता है। किसका किसका? एक तो पचे हुए पौष्टिक तत्वों की रक्त में अवशोषण क्रिया का ज्ञान होता है। दूसरे, प्रत्येक अवशोषित पोषक तत्व की शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपभोग की क्रिया का भी ज्ञान होता है और जीवित प्राणी द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की पाचन क्रिया का भी ज्ञान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला, उपरोक्त सभी। ये आपका सरकारी आंसर है। ठीक? वैसे अक्सर क्या होता है, जब उपरोक्त सभी आता है तो हम सब टिक कर देते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कैरोटोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? कैरोटोमलेशिया रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? क्या विटामिन ए से होता है, विटामिन के से होता है, विटामिन डी से होता है या फिर विटामिन बी6 से होता है? तो आपको पता है ये जो कैरोटोमलेशिया है ये आपके आँख से संबंधित रोग होता है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं पता है तो भी इतना तो पता ही है कि जो कैरोटोमलेशिया है ये आँख से संबंधित होता है। जब हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि ये जो आपके आँखों से संबंधित रोग होते हैं इनके जो है स्टेप पूछे जाते हैं। किसमें? नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, लेकिन आपसे कैसे पूछा जाता है? बस इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे? कैरोटोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक? क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। अगर अभी आपको 2-4 नाम याद आ रहे हैं तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्पून नेल किस खनिज की कमी से होता है? ये जो आपका नेल होता है वो स्पून की तरह हो जाता है। किसमें होता है? मतलब किस खनिज की कमी से होता है? क्या कैल्शियम की कमी से होता है? क्या विटामिन के की कमी से होता है? क्या ये पोटेशियम की कमी से होता है या फिर ये लोहे की कमी से होता है? तो आपको पता है ये जो स्पून नेल होता है वो क्यों होता है? तो वो लोहे की कमी होता है। आपके शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो उस क्या होता है? तो स्पून नेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काइलोनीचिया में होता है। काइलोनीचिया, ये सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि काइलोनीचिया होता किसकी कमी से है? आपने पढ़ा था और हमने आपको नोट करके भी बताया था कि इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपसे। तो काइलोनीचिया में क्या होता है? काइलोनीचिया में क्या नाखून अंदर की तरफ धँस जाते हैं, उँगलियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, नाखून सामान्य होते हैं या फिर नाखून बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। तो जो काइलोनीचिया होता है ना, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि काइलोनीचिया आयरन की कमी से होता है। किसकी? आयरन की कमी से। अब होता क्या है इसमें? तो जैसे हमने देखा कि एक तो हमने अभी देखा आयरन की कमी से क्या हो रहा था, स्पून नेल हो रहा था। दूसरा यहाँ हम क्या देख रहे हैं? काइलोनीचिया देख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जो नाखून होता है, नाखून अंदर की तरफ धँसे हुए होते हैं। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस चाय में खमीरीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है? क्या वो ओलोंग चाय है?
क्या वो पीका चाय है, हरी चाय है या फिर काली चाय है? तो अभी हाल-फिलहाल में हमने क्या पढ़ा था? चाय के बारे में पढ़ा था। चाय, कॉफ़ी मतलब जो पेय पदार्थ थे उसके बारे में पढ़ा था। आपको लेकिन बताना है, आप बताएँगे मुझे कि कौन से इसमें आपको स्फूर्ति देने वाले स्फूर्ति देने वाले पेय पदार्थ कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये ओंगल चाय क्या होता है? ओंगल चाय इन दोनों का मिश्रण होता है। क्या होता है? इन दोनों का, हरी और काली चाय का मिश्रण होता है। तो आपको ये बताना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस चाय में ख़मीरीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है? क्या वो ओलोंग चाय है, पीका चाय है, हरी चाय है या फिर काली चाय है? तो आपको पता है कि हरी चाय में हम क्या नहीं करते हैं? हरी चाय में हम ख़मीरीकरण की प्रक्रिया नहीं होते हैं, बाकी चाय काली और हरी बनाने की प्रोसेस सेम होती है, बस इसमें ख़मीरीकरण की प्रक्रिया नहीं की जाती है। किसमें? हरी चाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वसा का गुण है। इनमें से वसा का गुण कौन-सा है? यह ईथर बेंजीन में घुलनशील होता है, पानी में अघुलनशील होता है, पचने में अधिक समय लगता है, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है क्या कि जो वसा होता है, वसा ईथर और बेंजीन में क्या होता है? घुलनशील होता है। हाँ, ये घुलनशील होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। पानी में अघुलनशील है। हाँ, जो वसा होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। पचने में अधिक समय लगता है। जी हाँ, हमें पता है कि वसा पचने में काफ़ी समय लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन-सा भोज्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन-सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? क्या वो चपाती है? क्या वो फल है? क्या वो तला भुना हुआ खाद्य पदार्थ है या फिर दूध है? चपाती मतलब रोटी। चपाती का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है? रोटी होता है। तो आपको बताना है कि भोज्य पदार्थ संतुलित आहार में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? चपाती हाँ होती है, फल हाँ होता है, दूध इसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये जो तला भुना हुआ चीज़ होता है ना, तले भुने हुए भोज्य पदार्थ, ये आपके संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तला भुना हुआ चीज़ आवश्यक नहीं होता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नए थे, कुछ पुराने थे और इसको आप नोट कर लीजिएगा जो आपको नए क्वेश्चन मिले हैं। बाकी आज के लिए बस यही 50 क्वेश्चन हैं। मैं आपको पहले भी बताया था मैंने और फिर से बता दे रही हूँ कि आप जो है एक बार होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वो सिर्फ हमारी एक-एक दिन प्रैक्टिस चलेगी जिसमें हम 100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।